ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रभाव। यह कार्यक्रम MA राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारत सरकार और राजनीति की चौथी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। आप राजनीति विज्ञान विषय की सह प्राध्यापक हैं। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रभाव। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। नमस्कार बच्चों, साथियों। आज हम भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के प्रभाव का आकलन करेंगे। तो आपने क्षेत्रीयतावाद के कारण देखे, भूमिपुत्र की धारणा देखी। अब हम ये जानेंगे कि क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम क्या है। तो क्षेत्रीयता की भावना जनजीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारा देश मात्र भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि बहुत सारे भागों में बंट गया है। प्रत्येक क्षेत्र के लोग दूसरे लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और ये बीड़ा वो उठा चुके हैं, जिसके कारण काफी हमको हानि हुई है। दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं। जो पहला दुष्परिणाम ये है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संघर्ष और तनाव। संकीर्ण क्षेत्रवाद के कारण पहला दुष्परिणाम जो देखने को भारत में मिलता है वो ये है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों को सर्वोच्च स्थान दे रहा है। उसको ये चिंता नहीं होती कि उसके इस तरह करने से अन्य क्षेत्रों को कितनी हानि पहुंच रही है, और इसके कारण भारत की राजनीति को भी आघात पहुंच रहा है। दूसरा, राज्य और केंद्रीय सरकारों के बीच में संबंधों का विकृत होना। भारत में क्षेत्रीयता का दूसरा प्रमुख कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध है बहुत ही अधिक कटु होना। प्रत्येक क्षेत्र के अपने हित समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े बड़े उद्योगपति, राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्र के प्राथमिकता के आधार पर बात करते हैं। केंद्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अगर केंद्रीय सरकार उनकी तरफ थोड़ा झुक जाती है तो यही विवाद का विषय बन जाता है और राज्य सरकारों का पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाता। इसके अतिरिक्त अगर संघ में दूसरे दल का शासन है और राज्य में दूसरे दल का शासन है तो इसके कारण भी उस राज्य को काफी हानि उठानी पड़ती है। वो सब सुविधाएं उसको नहीं मिल पाती जो उसी दल के दूसरे राज्य में जहां उसकी सत्ता है उसको मिलती है। इसके कारण भी क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिलता है। फिर स्वार्थी नेतृत्व या संगठन का विकास। क्षेत्रीयता का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि इसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के नेतृत्व या संगठनों का विकास हो जाता है जो जनता की भावना को भड़काकर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार के नेताओं और संगठनों को ना तो क्षेत्रीय हितों ना ही राष्ट्रीय हितों किसी की भी परवाह नहीं होती, ना ध्यान रखते हैं। उनका समस्त ध्यान अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में होता है। ये जितने भी लोग होते हैं तो कभी भाषा को लेकर हंगामा मचाते हैं, कभी क्षेत्र को लेकर, तो कभी जाति को लेकर, तो कभी धर्म को लेकर और पक्षपात पूर्ण व्यवहार को लेकर ये सरकार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और चाहे इनकी कोई समस्या काल्पनिक हो या वास्तविक,
वास्तविक समस्या को भी इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या और काल्पनिक समस्या को भी इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जिसके कारण विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। क्षेत्रीयता का एक बुरा प्रभाव ये होता है कि क्षेत्रीय निष्ठा भाषा को सुलझाने या भाषा की समस्या को सुलझाने की बजाय उसके स्थान पर और अधिक उसको जटिल बनाने का काम करती है। क्षेत्रीय निष्ठा का सीधा संबंध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, जिसके कारण प्रादेशिक भाषा को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गलती इस क्षेत्र के लोग कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल नहीं रह जाती और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढ़ती चली जाती है। क्षेत्रीयता का परिणाम जन कल्याण, राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में बाधक होता है। अभी जो हमारी श्रीलंका के साथ जो तमिल समस्या थी वो भी एक तरह से जातीय भाषा की समस्या थी, क्षेत्रीयता की समस्या थी। तमिल भाषी लोग उन तमिल भाषियों की मदद करना चाहते थे, सहायता करना चाहते थे, जिसके कारण वो समस्या और भी अधिक विकराल रूप में हमारे सामने आई। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता को भी चुनौती होती है क्षेत्रीय के दुष्परिणाम के कारण। तो संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बन जाती है। क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह समस्त राष्ट्रीय एकता की धारणाओं भावनाओं का तुषारापात करती रहती है, क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक राज्य के प्रश्नों को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्नों को लेकर झगड़े, संघर्ष, मनमुटाव होते ही रहते हैं और जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक है। मतलब जब हम अपनी मांग करते हैं तो हमको इन सब उसके दुष्परिणामों में हमारा ध्यान नहीं जाता, हमें केवल अपना क्षेत्र, अपनी भाषा, अपने स्वार्थ दिखाई देते हैं जो कि राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचाते हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्षेत्रीयता के कारण जितने सारे दुष्परिणाम होते हैं तो कोई तो उपाय होंगे जो इस क्षेत्रीयतावाद की भावना को रोक सके या उसका समाधान प्रस्तुत कर सके। तो राष्ट्रीय जीवन में क्षेत्रीयता कोई अच्छी चीज नहीं है, उस पे उचित बंधन लगाना आवश्यक है। अगर हम कुछ ये उपाय करें तो निश्चित रूप से क्षेत्रीयता की भावना को कम करके राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाने वाले तत्वों पर बंधन लगाया जा सकता है। जैसे कि केंद्र सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए जहां पर सभी उप संस्कृतियों और क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो सके, ताकि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में आर्थिक तनाव कम से कम हो। सभी क्षेत्र के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि अनावश्यक ईर्ष्या की भावना या प्रतिस्पर्धा उनमें उत्पन्न न हो। जितने भी भाषा संबंधी विवाद होते हैं उस विवादों का समाधान हल शीघ्र ही ढूंढ लिया जाए। इस संबंध में सबसे उचित यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी जाए। हमारे भारत के संविधान द्वारा भी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती थोपा ना जाए, बल्कि इस भाषा का प्रचार प्रसार इस प्रकार से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वयं ही संपर्क भाषा के रूप में इसको स्वीकार कर ले। आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु या दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी को थोपने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं। उनको हिंदी भाषा आती है लेकिन वो बोलना नहीं चाहते, वो अपनी भाषा में बात करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रचार प्रसार किया जाए कि वो हिंदी को स्वयं ही अपनाने के लिए अपनी स्वप्रेरणा से मजबूर हो जाए। फिर प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों का सामान्य ज्ञान बढ़ाया जाए
ताकि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखें, उनमें वो संवेदनशीलता की भावना पनप सके और आपसी प्रतिद्वंदिता कम हो सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्र के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन हो सके और केंद्रीय सरकार के जो इरादे हैं उस पर किसी को शंका या शुबहा ना हो सके। सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा तो निश्चित रूप से ये प्रभाव कम हो जाएगा। जहां तक संभव हो सके व्यावहारिक होकर उप सांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए और जिससे उसका बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन और संगठन पर ना पड़े। भारतीय संघ के राज्यों की संकीर्ण मानसिकता को दूर करने के लिए केंद्र और राज्यों के संबंधों को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिससे कि उनमें असंतोष उत्पन्न ना हो सके। वे केंद्र की आवश्यकता को समझे और केंद्र को भी उनके सहयोग की अनिवार्यता की अनुभूति हो इन दिनों केंद्र राज्य के संबंध भी चर्चा के विषय बने हुए हैं और इस संबंध में सरकारी आयोग और उसके बाद विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, उसकी बहुत सारी सिफारिशें भी हैं। उन अनुशंसाओं को अगर अपनाया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा क्षेत्रीयवाद को कम करने में मिलेगा। अगर हम अब सारा उसका आकलन करते हैं क्षेत्रीयतावाद का, तो ये हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनमानस में कुछ नवीन आकांक्षाएं उठने लगी थी। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे आदर्श थे जो व्यवहार में गरीबी और आर्थिक विषमता को कम करना चाहते थे, लेकिन इनके कारण गरीबी और आर्थिक विषमता बढ़ी है। इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय एकता और हितों की अपेक्षा क्षेत्रीयवाद को प्रोत्साहन मिलने लगा। असंतोष के इस वातावरण में विभिन्न वर्गों द्वारा शक्ति के लिए संघर्ष किया गया और ऐसे नवीन राजनीतिक दलों का उदय होने लगा जो क्षेत्रीय हितों को लेकर शक्ति अर्जित करने लगे। क्षेत्रीयता के आधार पर राज्य केंद्र के साथ सौदेबाजी करने लगे। अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दल प्रादेशिकता की भावना का प्रचार करने लगे। प्रादेशिकता के आधार पर निर्वाचनों में प्रत्याशी का चयन किया जाने लगा और सरकार के गठन में क्षेत्रीयता को मापदंड बनाया जाने लगा, जिसका प्रभाव भारतीय शैली पर पड़ा और आंदोलन की राजनीति को प्रोत्साहन मिला। क्षेत्रीय आंदोलनों को चलाने के लिए आर्थिक विषमता, धर्म, जाति, भाषा का आश्रय लिया गया। वैसे देखा जाए तो क्षेत्रीयता की समस्या आज भारत की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। संघर्षात्मक प्रादेशिकता की भावना को समाप्त कर उदार सहयोगी प्रादेशिकता की भावना के प्रसार की आवश्यकता है। बहुत सारे विचारक क्षेत्रीयता के संबंध में सकारात्मक चर्चा करते हुए कहते हैं कि क्षेत्रीयतावाद के कारण भारतीय संघ छिन्न भिन्न हो जाएगा और बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर क्षेत्रवाद है तो पृथकतावाद भी है। क्षेत्रवाद का लक्ष्य केवल क्षेत्र अथवा समुदाय के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त करना है। इसका अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि वो अन्य क्षेत्रों के विकास अथवा राज्य की अखंडता के विरुद्ध है, बल्कि एक प्रकार से देखा जाए तो एक सीमा तक इस प्रकार के क्षेत्रवाद ने भारत के विकास को गति प्रदान की है। अनेक ऐसी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं जो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं और वो क्षेत्रीय दबावों के कारण तीव्र हुए हैं। ऐसे क्षेत्रवादी नेतृत्व सत्ता में रहकर अपने दावों को उचित साबित करने के लिए अपने राज्यों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। इन राज्यों के विकास से निश्चित ही संपूर्ण देश का विकास हो रहा है। तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, इनकी जो विकास की गति है वो इस बात का प्रमाण है। निसंदेह जैसे खालिस्तान है, कश्मीर है, उत्तर पूर्वी सीमांत राज्यों के जो पृथकतावादी आंदोलन है, उनका जो प्रभाव है वो उतना नहीं है और उसको दबाने के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्ण प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत जैसे विशाल विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश में क्षेत्रवाद या उप क्षेत्रवाद संबंधी जो अवधारणाएं हैं वो स्वाभाविक है। पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित विकास की प्रक्रिया इसके विकास को संगठित और सक्रिय रूप प्रदान करती है। यदि स्रोतों के बंटवारे, विकास की गति और विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जाए तो क्षेत्रवाद हानिकारक न होकर एक सामान्य संघीय प्रक्रिया तक सीमित रहता है और विभिन्न अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय वर्गों को राजनीति में भागीदारी करने से संतुष्टि मिलती है। तो एक सीमा तक क्षेत्रवाद लाभकारी है क्योंकि विकास हुआ है, लेकिन अति किसी भी चीज की अति है, जैसा कि कहा जाता है कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आप दिन में 1 से 2 ग्लास दूध पी सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध ही दूध पीते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको हानि करेगा। उसी प्रकार अपना क्षेत्र, अपनी भाषा और इसके स्वार्थों में अगर लिप्त रहेंगे तो वो राष्ट्र के मार्ग में बाधा ही उपस्थित करेंगे, लोकतंत्र को बाधा पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कम सीमा तक किया जाए या एक निश्चित सीमा तक किया जाए तो निश्चय ही भारत को लाभ होगा, विकास होगा, उसकी उन्नति होगी। निश्चित रूप से किसी क्षेत्र का विकास, किसी राज्य का विकास भारत का विकास कहलाता है। इसलिए अभी नवीन सरकार या जितनी भी सरकारें हुई हैं वो भारत के विकास की ओर जोर दे रही है, जिसके कारण क्षेत्रीयता का भी विकास तीव्र गति से हो रहा है। तो आपने अभी क्षेत्रीयता के बारे में पढ़ा, क्षेत्रीयता का अर्थ पढ़ा, क्षेत्रीयता के कारण पढ़े, क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम पढ़े और हमने उसको समाप्त किया कि अब उसका कैसे हम आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो प्रश्न ये बनेगा, क्षेत्रीयता क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसको दूर करने के क्या उपाय है और हम क्षेत्रीयता के बारे में क्या सोचते हैं, क्या यह अच्छी है या क्या यह बुरी है। निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलेगा। आप ये लेक्चर जब भी प्रसारित होगा, आपको इससे संबंधित कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। नमस्कार। साथियों, अभी आप सुन रहे थे राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रभाव। अभी आपने इसका दूसरा भाग सुना। विषय विशेषज्ञ एवं वक्ता थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल, निर्माण समन्वयक डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी, ध्वनि अंकन, संपादन एवं प्रस्तुति सहायक थे अमर बहादुर यादव, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार निगम। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया है।